75 का आपातकाल 9वीं के बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? 4 वेदों का ज्ञान क्या उतनी उम्र से थोड़ी जानकारी के तौर पर देना सही है? ये और इस तरीके के तमाम सवाल सियासी बहस का मुद्दा बन गए। कांग्रेस का इतना बड़ा एक काला अध्याय है, इससे कांग्रेस बचना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उसे बार बार उधेड़ना चाहती है। अगर आप पढ़ाएंगे तो वो सारे बच्चे पढ़ेंगे, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि सरस्वती शिशु मंदिर में ही वो पढ़ाया जाएगा। तो जब बच्चा वो थोड़ा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, सोचने समझने की उम्र में पहुंचेगा, तो फिर वो क्या जो आज की स्थिति है उससे उस समय की स्थिति को नहीं कंपेयर करेगा। जो घटनाएं हैं वो तो आप कहेंगे ना, 25 तारीख को रात को जिस तरह से डिक्लेयर हुआ है, जिस तरह से लोग गिरफ्तार किए गए, वो सच्चाई है, उसको आप अंकित कीजिए। एनसीईआरटी की किताबों में सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या एनसीईआरटी की किताबों में चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है? अगर वो सब सही लिखे गए होते तो अकबर महान नहीं होता। कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि इमरजेंसी पर आप चैप्टर डालिए, लेकिन फिर उस चैप्टर में सारा डिटेल दीजिए। उसमें ये भी डालिए कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जब इमरजेंसी लगानी पड़ी, किस नेता ने कहा था कि सेना और पुलिस जो है ये सरकार के आदेश न माने, ये जो है 74 में पूरे देश में रेल की हड़ताल क्यों हुई थी। जिन विषयों को लेकर हमें शर्म करना सिखाया गया, उन विषयों पर गर्व करना अगर सिखाया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एनसीईआरटी में अब गणित के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा वेदों का भी ज्ञान दिया जाएगा और इसके साथ ही 1975 वाले आपातकाल का भी जिक्र होगा। 9वीं के बच्चे ये भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जिस तरीके का बदलाव हुआ, कोर्सेज में, पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ, वो हमेशा की तरह एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया। 75 का आपातकाल 9वीं के बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? 4 वेदों का ज्ञान क्या उतनी उम्र से थोड़ी जानकारी के तौर पर देना सही है? ये और इस तरीके के तमाम सवाल सियासी बहस का मुद्दा बन गए। इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस पर क्या राय है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की, वो समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। समीर सर, 9वीं के बच्चे को 75 का आपातकाल का ज्ञान देना, जानकारी देना, पाठ्यक्रम में शामिल करना, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जानकारी देने तक है या इसे भी एक सियासी पैटर्न के रूप में, विचारधारा के रूप में थोपने की कोशिश में देख रहे हैं आप? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री पहली बार जब बने थे, उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी, उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि भाई इस देश की जनता को आपातकाल के बारे में पूरी जानकारी मिलना चाहिए, छात्रों को और युवाओं को, तो मुझे लग रहा है कि उस समय ही केंद्र सरकार का यह था कि आने वाले समय में उसे किस माध्यम से देश के युवाओं के बीच में सरकार लेकर जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया और जो इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ पत्रकार वार्ता देने शुरू किया, जानकारी देना शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी के बयान आने लगे, तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस ऐतिहासिक गलती को जो इंदिरा गांधी के समय हुई थी, हालांकि कांग्रेस उसके लिए माफी मांग चुकी है, उसको बंद नहीं करना चाहती, वो मामले को जिंदा रखना चाहती है। और संविधान हत्या दिवस की घोषणा करना ये बताता है कि यह दिवस को हम भूलेंगे नहीं, हम देश की जनता को ये याद दिलाते रहेंगे लगातार। और मुझे लग रहा है उसी दिशा में ये अगली कड़ी है कि जिस तरीके से छात्रों को, 9वीं क्लास के छात्रों को आपातकाल जो लगा था 1975 में, उस समय जेपी आंदोलन जो रहा, उस समय जो लोग मीसाबंदी हुई, जो जेल में गए, जिन्होंने संघर्ष किया, तो बेसिकली सरकार ये बताना चाहती कि छात्र इस बात को समझे कि कैसे इस देश के लोकतंत्र को उस समय इंदिरा गांधी ने अपने निजी अहंकार, निजी सत्ता के लिए बंधक बना लिया था, तमाम संस्थाएं को खत्म कर दिया गया था, मीडिया पे किस तरीके से ताले लगा दिए गए थे, लोगों को कैसे जेल में डाल दिया गया था, कैसे अत्याचार हुआ था जनता के अंदर, और जनता ने जेपी के नेतृत्व में कैसा एक मूवमेंट खड़ा किया जिसमें विपक्ष की भी 4 पार्टियां थी, वो आपस में मर्ज हुई, जनता पार्टी बनी और कैसे इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल किया। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा युवाओं के बीच में जानकारी जाए, चर्चा में बने रहे, युवा इसको पढ़ते रहे और आपातकाल जो लगा था वो लोगों की स्मृति में हमेशा बने रहे, वो मिटे ना। तो मुझे लग रहा है उसकी कोशिश है और मुझे लगता है कि ठीक है उसको लिया, लेकिन जो अच्छा काम भी सरकार उसमें कर रही है, आप वेदों के एजुकेशन को लेकर ये तमाम चीज़ें ला रही है। कहा जा रहा है कि योगा को का अध्ययन का भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा विशेष रूप से चीज़ों को लेकर, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी पढ़ाने की बात हो रही है कि शिक्षा क्षेत्र में उसको लेकर आया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल कर रही, लेकिन ये तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि एक निश्चित रूप से एक राजनीतिक है, क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा एक काला अध्याय है, इससे कांग्रेस बचना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उसे बार बार उधेड़ना चाहती है। तो ये अगर एजुकेशन में लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक
राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसका असर हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल ठीक समीर से जैसा कह रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। पूर्णिमा मैम, SIR का मुद्दा हो, आपातकाल का मुद्दा हो, ये वैचारिक पुनर्लेखन वाली जो जंग है, इसमें बच्चों के पाठ्यक्रम को शामिल करना क्या आपको लगता है कि ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी है कि नहीं है, लेकिन जैसा समीर जी अभी कह के गए हैं कि ये एक राजनीतिक मसला है। सरकार चाहती है कि वो जो एक बच्चे की 9वीं 10वीं क्लास में जो उनकी उम्र होती है, इम्प्रेशनेबल एज होती है, और वो जो पढ़ते हैं वो उनके मानसिक डेवलपमेंट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो कहीं पर एक उस मतलब जो छोटा बच्चा है इम्प्रेशनेबल एज का, उसको जो आगे चल के एक फ्यूचर आपका नागरिक बनेगा, वोटर बनेगा, उसको इसी लेवल पे प्रभावित करने की ये कोशिश है। ठीक है, उसमें कोई सरकार अपना एजेंडा चला सकती है, उसमें हम आपत्ति नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पढ़ाएंगे तो वो सारे बच्चे पढ़ेंगे। कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि सरस्वती शिशु मंदिर में ही वो पढ़ाया जाएगा। तो जब बच्चा वो थोड़ा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, सोचने समझने की उम्र में पहुंचेगा, तो फिर वो क्या जो आज की स्थिति है उससे उस समय की स्थिति को नहीं कंपेयर करेगा। फिर उसके मन में सवाल 10 नहीं पैदा होंगे कि अगर वो स्थिति खराब थी, अनार्की थी, संविधान की हत्या थी या लोकतंत्र की हत्या थी, तो फिर वो जो अपने आसपास माहौल देखेगा तो उसको लेकर के उसके मन में सवाल नहीं उठेंगे क्या? और फिर वो नहीं पूछेगा कि इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ है जो आज भी हमें लग रहा है कि जो लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं उसके खिलाफ हो रहा है। तो जब वो बच्चा उसको पढ़ेगा और आज के अपने माहौल से उसकी तुलना करेगा तो सवाल वो भी पूछेगा। तो चलो अच्छा है, सवाल तो पूछेगा उसी बहाने। किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को आप ऐसा ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में कुछ न जाने। भाई जो एक घटना हुई है वो तो हुई है ना, और पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, लोगों को वो उसके बेसिक डिटेल्स पता होते हैं। पढ़ा रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। फिर जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो आपसे आपके दौर के उसी कंपैरिजन को लेकर सवाल पूछेगी, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा, वेदों की पढ़ाई की बात है, योगा पे फोकस करना है, कि ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि वेदों को पढ़ना या योगा के ऊपर जानकारी, हाँ नहीं, वो उसको धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। वो हमारे संस्कार हैं, वो हमारा कल्चरल एक लिगेसी है, और बच्चों को उस कल्चरल लिगेसी से थोड़ा बहुत अवेयर होना ही चाहिए कि हमारे कल्चरल रूट्स कहाँ से हैं, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को जानना, क्योंकि हमारे बच्चे एक जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से कई जगह हमने देखा है कि वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे इंडियन माइंडसेट को सूट नहीं करता है कभी कभी। तो अब जब बच्चे अपनी भी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, अपने मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा उनको ज्ञान होगा। तो ये तो अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक इमरजेंसी वाला है, वो आगे की पीढ़ी डिसाइड करेगी कि उसको पढ़ के उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। हो रहा है तो हो रहा है। रामकृपाल सर, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि ये जो पाठ्यक्रम को भगवाकरण करने की कोशिश है, वो इस वजह से कांग्रेस को नीचा दिखाने के हिसाब से, आने वाली पीढ़ियों के मानसिक रूप से उन्हें प्रभावित करने के हिसाब से ये आपातकाल जोड़ा गया है। पाठ्यक्रमों में इस तरीके का बदलाव तो पहले भी होते रहे। देखिए, दो चीज़ है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, सच्चाई जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। धरती गोल है, ये सच्चाई धरती की है, न ये कोपरनिकस की है, न गैलीलियो की है। ये उस समय नहीं होता, 200 साल बाद पता चलता। वो नहीं बताते, कोई और बताता। मेरा ये कहना है कि आप घटना आज़ादी के बाद इस देश में इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन सारे लोगों को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये हुआ, और आप उसको कह रहे हैं कि राजनीतिक है। जो तथ्य हैं, लालू जी ने मीसा नाम रखा, पहले DIR था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, और उसके बाद मीसा में जमानत नहीं होती थी, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। लालू ने अपने बेटी का नाम मीसा रख दिया, लेकिन जनता को अगर ये इमरजेंसी की बात जिसमें लिखी जाएगी तो राजनीति हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि उस पर कोई विचार मत व्यक्त कीजिए। जो घटनाएं हैं वो तो आप कहेंगे ना,
25 तारीख को रात को जिस तरह से डिक्लेयर हुआ, जिस तरह से लोग गिरफ्तार किए गए, वो सच्चाई है, उसको आप अंकित कीजिए। और हमेशा एक है, देखिए साइंस में क्या है, न्यूटन ने जो कहा, बाद में न्यूटन गलत साबित हुए, उसके आगे गलत मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ तक जो पहुँचा था। उसके बाद आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट से जो है यही होता है। अब उसके आगे आज क्वांटम है, फोटॉन है। तो सवाल इस बात का ये नहीं है कि आप वो जिक्र तो करेंगे ना, आप विज्ञान पढ़ते हैं तो देखेंगे वहाँ से कहाँ से शुरुआत हुई है और कैसे कैसे बढ़ा है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मान्यता कुछ भी हो, धरती घूमती है, सूरज नहीं, मतलब सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है। आप भले घर में शेषनाग पर धरती रुकी हुई हो, लेकिन विज्ञान में तो पढ़ाया जाएगा ना। आज सारी चीज़ें उसी पर चलती है। तो मेरा कहना है जो तथ्य है, तथ्य को ज़रूर मेंशन करना चाहिए और उस पर जनता अपने हिसाब से विचार क्या करती है, नहीं करती है, आने वाला समय क्या होता है। लेकिन सच्चाई को जो कालपात्र जनता पार्टी ने नीचे ज़मीन में गाड़ा था, वो पता नहीं कब उठ आएगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि ऑब्जेक्टिव, धरती गोल है तो ये लिखिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो तथ्य हैं उसको मेंशन कीजिए, उसको किसी पार्टी लाइन से मत जोड़िए। अनुराग सर, इस तरीके की बातें, इस तरीके के बदलाव जब अपने हिसाब से सरकारें पाठ्यक्रम में चीज़ें चेंज करती रहती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि फ्लुएंटली इस तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो पाठ्यक्रम पर, शिक्षा व्यवस्था पर, उस पर भी प्रभाव डालते होंगे? विपक्ष जो सवाल उठा रही है, देखिए, जो विपक्ष जो राजनीति की बात कर रहा है, अगर आप उसको देखिएगा तो क्या पाठ्यक्रम जो पहले लिखे गए उसमें राजनीति नहीं थी? क्या एनसीईआरटी की किताबों में, सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या एनसीईआरटी की किताबों में चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है? अगर वो सब सही लिखे गए होते तो अकबर महान नहीं होता, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर को विजेता घोषित नहीं किया गया होता, अकबर का सर्वधर संभाव वाली इमेज नहीं बनाई गई होती। अगर अकबर की सर्वधर संभाव वाली इमेज होती तो जोधा भाई ने धर्म परिवर्तन नहीं किया होता। तो राजनीति पहले भी हुई है इन किताबों को लिखने में, अगर आज भी राजनीति हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। गलत यह है कि आप बच्चों को वो बता नहीं रहे हैं जो सच्चाई है, वो ज्यादा गलत होगा। अगर न्याय व्यवस्था के बारे में भी अगर एनसीईआरटी में कोई किताब में कुछ ऐड किया गया था तो उसको भी बताने में, मैंने जो खुल के बोला था कि उसको भी बताने में कोई बुराई नहीं थी। अगर इमरजेंसी एक काला धब्बा है तो उसको बताना हमारे बच्चों को उनका अधिकार है, हक है ये जानने का। तो ये बात जो सबसे बड़ी है कि एनसीईआरटी की किताबों में सब कुछ सही लिखा हुआ है, परिवर्तन नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर चेंजेस, तो प्रकृति का नियम है, हर चीज समय के हिसाब से बदलती है, वो भी बदल रही है तो उसमें क्या बुराई है? विनोद सर, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बदलना, आपातकाल को शामिल करना, कांग्रेस का इस पर सवाल उठाना कि एक पुराना चैप्टर था जिसे जानबूझकर आने वाली पीढ़ी को जबरदस्ती कुरेद कर दिखाया जा रहा है, पर इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, कांग्रेस को सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। इसलिए नहीं उठाना चाहिए कांग्रेस को, बल्कि सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि इमरजेंसी पर आप चैप्टर डालिए, लेकिन फिर उस चैप्टर में सारा डिटेल दीजिए। उसमें ये भी डालिए कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जब इमरजेंसी लगानी पड़ी, किस नेता ने कहा था कि सेना और पुलिस जो है ये सरकार के आदेश न माने, ये जो है 74 में पूरे देश में रेल की हड़ताल क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, पूरा देश का चक्का जाम क्यों किया गया था, ये सब भी डालना चाहिए। 75 का बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड डालना चाहिए, इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी। और साथ साथ ये भी डालना चाहिए कि किन किन लोगों ने माफ़ी मांगी चिट्ठियाँ लिख करके, किन संस्थाओं ने माफ़ी मांगी, किन बड़े बड़े दिग्गजों ने माफ़ी मांगी, किन लोगों ने विनोबा भावे के थ्रू माफ़ी मांगी, किन लोगों ने बाल ठाकरे को अप्रोच किया, कैसे बाल ठाकरे ने समर्थन किया था इमरजेंसी का, आज उसके बाद उन्हीं के साथ गठबंधन किया गया। तो ये सब डालना चाहिए, सारे तथ्य आने चाहिए, सेलेक्टिव मत डालिए, पूरा डालिए। और इंदिरा गांधी ने कैसे किया लगाया वो भी डालिए, और कैसे लोग जेल भेजे गए वो भी डालिए। तब एक समग्र पिक्चर बनेगी जो कि हाँ भाई इमरजेंसी लगी और वो काला अध्याय था, निश्चित रूप से काला अध्याय था लोकतंत्र का। और फिर ये भी डालिए कि इमरजेंसी हटने के बाद इंदिरा गांधी ने सरकार चुनाव कराए तो क्यों कराए, कैसे कराए, कौन सा दबाव था जनवरी में जब उन्होंने घोषणा की चुनाव कराने की। और ये भी डालिए कि इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसके बाद इंदिरा गांधी से मिलने सबसे पहले उनके घर कौन गया और किसने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि हिंदू कोई बात नहीं, कौन, इंदिरा गांधी किसके कंधों पर सर रख के रोई,
और वो नेता जो है वो रामलीला मैदान की रैली में नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये सब नहीं है सर। तो ये सब डालना चाहिए ना, तो समग्रता में डालिए, बहुत अच्छी बात, मैं तो स्वागत करता हूँ। और इमरजेंसी को पढ़ाया जाना चाहिए भाई, ताकि भविष्य में कोई दोबारा कोई सरकार इमरजेंसी जैसा लगाने का जैसा अपराध या गुनाह या संवैधानिक गड़बड़ी न कर सके, न घोषित न अघोषित। ठीक। तो इसलिए जरूरी है। और जैसे अभी अनुराग भाई ने कहा कि वो अकबर जो दावा ने धर्म परिवर्तन किया, हमें तो कहीं इतिहास में धर्म परिवर्तन का उल्लेख नहीं मिलता। आज भी फतेहपुर सीकरी में कृष्ण का मंदिर है, अकबर के महल में जाके देख लीजिए, जहाँ जो दवाई पूजा करती थी वो तो मौजूद है। ये दूसरा ट्रैक हो जाएगा सर। नहीं, ट्रैक नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तथ्य की बात है, तो तथ्य जो है इतिहास का नजरिया जो है हर एक का अलग अलग होता है। आज के दौर का इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक वर्ग इसको अमृतकाल के लिखेगा, दूसरा वर्ग इसको दूसरे तरीके से देखेगा। तो इतिहास तो उस तरह होता है कि आधी गिलास भरी है और आधी खाली है, इसलिए नजरिए के हिसाब से इतिहास की व्याख्या होती है। और चाहे हल्दी घाटी में अगर अकबर हार गया था तो मान सिंह हार गए थे क्या? तो दिया कुमारी कह देंगे मान सिंह हार गए थे। इतिहास की पढ़ाई, इतिहास की लड़ाई ये सालों से चली आ रही है और एनसीईआरटी उसमें जो है प्रमुख मुद्दा हो जाता है। सांस्कृतिक विरासत बच्चे सीखें, ये तो अच्छी बात है, धर्म वेदों को पढ़ाया जा रहा है, बट ये आपातकालीन जैसे मुद्दे सरकारी जो टच है उससे हो जाते हैं, राजनीति का मुद्दा हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये ज़रूरी होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रतीक्षा ये समझ लेते हैं कि 4 परिवर्तन क्या है, तथ्यात्मक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक आपातकाल का खंड जोड़ा गया जिसमें आपातकाल को लेकर जानकारियां दी गई हैं। हो सकता है किसी को जानकारियां अधूरी लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे, आपातकाल को लेकर खंड है। एक चुनाव आयोग को लेकर और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर खंड है। अगर उद्देश्य ये है कि भाई आपातकाल के बारे में इतनी चर्चा होती है तो बच्चे तब से ही समझ जाएं कि क्या होता है आपातकाल, तो होना चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर चर्चा होती है, एसआईआर सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जेनजी के सरोकार कुछ अलग हैं, तो अपनी 9वीं की किताब में ही पढ़ लें कि आपातकाल क्या ऐसा है। फिर भारतीय ज्ञान पद्धति पर और योग क्रिया पर उस पर जानकारी है। तो ये भारत की ज्ञान पद्धति, जिन विषयों को लेकर हमें शर्म करना सिखाया गया उन विषयों पर गर्व करना अगर सिखाया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा और अंतिम जो उसमें बड़ा बदलाव है वो है नारी के सम्मान को लेकर। उसमें मनुस्मृति का जो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वे फला क्रिया, ये उसमें जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं, और जहाँ सम्मान नहीं होता वो कितना भी कुछ कर लो फल आपको प्राप्त नहीं होता है। मुझे नहीं लगता तथ्यात्मक रूप से इन चारों ही जो बदलाव है, इसके पहले जो मुगल काल को लेकर बदलाव हुए उनको लेकर भी बहुत सारी बातें आई, इसके पहले शिक्षा का भगवाकरण की बात होती रही। मेरा ये मानना है कि ये मसला बहुत संजीदा है। शिक्षा बच्चों के अवचेतन पर गहरा प्रभाव डालती है। बचपन में हमने जो अपने इतिहास की किताबों में, समाज विज्ञान की किताबों में पढ़ा वो हमारे अवचेतन में स्थित था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक छात्र के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ा और बाद में इतिहास का जो मैंने अपना एक स्वतंत्र अध्ययन किया, जो अखबारों के माध्यम से पढ़ा, अगर उसमें मुझे अंतर नज़र आया, गैप नज़र आया, तो मेरी इस सिस्टम से हताशा बढ़ी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक छात्र के रूप में बचपन में वो सब पूरा सच क्यों नहीं बताया गया। अगर बताना ही तो पूरा सच बताएं। मुझे क्यों बताया गया कि हमारा भाई जादू टोने साफ सबोरे का देश है, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी, हमको तो ये लगा सब आक्रमण ही करते रहे, सब गुलामी बनाते रहे, सब हमको मारते पीट। कुछ बहुत अच्छी बातें भी मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ी और वो भी मेरे साथ है, लेकिन कुछ सुधार की क्रियाएं तो होनी चाहिए। अब उसको लेकर राजनीति होगी। जो पहले पुस्तक लिखी गई उसमें राजनीति नहीं हुई, पहले कोई ये साबित कर दे। पहले के शिक्षा मंत्रियों ने, पहले मानव संसाधन के लिए जो कुछ काम हुआ, पहले की जो पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा तय गई, उसमें हमको कम्युनिस्टों का या अन्य विचारधाराओं का प्रभाव नहीं था, ये जो साबित कर देगा। उसके अभी अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको भी गलत कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया से सबक लें, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व करना, अपने ऐसे अध्याय इतिहास के जिससे हमें सबक लेने चाहिए उनको सबक के रूप में प्रस्तुत करना। आप जर्मनी में चले जाइए तो वहां तो कोई हिटलर पे गर्व करता हुआ नजर नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हमें शर्म है कि हमारे यहाँ हिटलर थे और हमें गर्व है कि आपके यहाँ गांधी थे। तो मुझे लगता है कि पाठ्य पुस्तकों को लेकर, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लेकर थोड़ा अधिक गंभीर होना चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण का मामला है। हम अगली भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनको आगे जाकर इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है, नेतृत्व करना है। तो उसमें जो कुछ भी हम जोड़ें, ये 4 जो बदलाव हैं तथ्यात्मक रूप से इनमें कोई गलत नहीं है। देश में आपातकाल लगा था तो लगा था, अच्छा या बुरा आकलन का विषय हो सकता है। उसमें भी अगर हम अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं तो एक अलग बात हो सकती है। अलग ज्ञान, योग, ज्ञान क्रिया, वेद, ये तो पढ़ाए जाने चाहिए। मनुस्मृति को लेकर कई सारे विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये जो श्लोक है अपने आप में, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कमी है, इस पर तो कोई विवाद का, इसमें ये तो भाषणों में, निबंधों में पढ़ा ही जाता है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बदला है। इसी की नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का भी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।